नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून और आज हम चर्चा करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जो बेहद खूबसूरत है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। ये वो राज्य है जिसे लेकर कहा जाता है कि सबसे पहले सूर्यदेव के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक ऐसी खबर आपको बताएंगे जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश की डेमोग्राफी भी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। महज 2-3 साल का फर्क अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है मुस्लिम पॉपुलेशन में और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन में। खबर तो यह तक मिल रही है कि 27 गुना मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, जबकि 100 गुना आबादी ईसाइयों की बढ़ी है। और ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं, ये 2011 का मैं आपको बता रही हूं, उसके बाद तो 2025 चल रहा है। खबर यह भी मिल रही है कि जिस तरीके से असम से, त्रिपुरा से ये जो घुसपैठिए मार मार कर भगाए जा रहे हैं ना, या जो भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, ये अपना नया ठिकाना अरुणाचल प्रदेश को बना रही है और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रही है। अब यह मुद्दा सामने कब आया? जब अरुणाचल प्रदेश के लोकल अखबारों में यह खबर छपनी शुरू हुई, जब वहां के युवा सड़कों पर उतरने शुरू हुए, जिन्होंने यह बताने की कोशिश की कि कैसे वहां पर देखते ही देखते पहले झुग्गी झोपड़ियां बनी और उनकी तादाद बढ़ती चली गई और अब वहां पर मस्जिद और मज़ारें भी बन रही हैं। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अरुणाचल प्रदेश धर्मांतरण का, घुसपैठियों का अब एक नया अड्डा बन चुका है। मैं ऑफिशियल फिगर से बता रहा हूं, जो भी बताऊंगा आधिकारिक आंकड़े बताऊंगा, इधर उधर जरा भी नहीं करूंगा। जो यहां सेंसस हुआ था 1971 में, अरुणाचल प्रदेश में मुसलमानों की आबादी थी 0.79% 1971 में। लेकिन जो भारत सरकार का सेंसस 2011 में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी इसलिए कंफ्यूज मत कीजिए, 2011 में हुआ तो मुसलमानों की आबादी हो गई 30.26% राइज हुआ इसका। मतलब कि 30.26% की रफ्तार से बढ़े हैं। ये आधिकारिक है 2011 तक। इसी तरह जो क्रिश्चियनों की आबादी थी 1.34% थी वहां की कुल आबादी की, और वो 2011 में ऑफिशियल फिगर 100% बढ़ी है की रफ्तार से। ये भी सरकारी आंकड़े हैं। और मैं इसलिए 1971 और 2011 जोड़ रहा हूं कि दोनों वक्त कांग्रेस की सरकारें थी इस देश में, इसलिए कोई ये न कहे कि ये भाजपा वाली साजिश है। अरुणाचल प्रदेश बड़ी तेजी से डेमोग्राफिक चेंज का शिकार हो रहा है और कांस्टेंट, और ये खतरनाक है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि एक तरफ चाइना और बहुत पास में म्यांमार, वो बॉर्डर स्टेट है, वहां पे अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये जो आंदोलन है वहां का इंडिजिनस यूथ का जो आंदोलन है, वहां के जो लोकल ट्राइबल्स हैं, वहां जो लोकल बौद्ध पॉपुलेशन है, उन्होंने ये सबसे पहले ये आंदोलन शुरू किया। अलग अलग जिलों से निकलकर वो बता रहे थे कि हमारे राज्य में, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, ईटानगर में 5 मस्जिदें बन गई सरकारी ये जमीन पर, सरकारी जमीनों पे 5 मस्जिदें बना ली गई, और जो कि 100% इलीगल। एक खपलांग इलाका है, वहां पे 12 मिला के ये चर्च और मस्जिद मिला के बना दिया गया। आप चेहरे से, भाषा से साफ पहचान सकते हो कि यह अरुणाचली नहीं है। नम्रता, भारत के लोगों को इनर लाइन परमिट लगता है अरुणाचल में, इन लोगों को कुछ नहीं लगता। आके वही हाल है जो कि यहां उत्तराखंड वगैरह में जंगलों में कहीं भी जाके गड्ढा खोद के सीमेंट से स्ट्रक्चर बना दिया, कह दिया कि हमारे जंगल बाबा की मजार थी। ये चल रहा है वहां पे। आप तस्वीरें देखेंगे तो लोकल वीडियो बना बना के
कॉपीराइट की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो बना बना के बता रहे हैं कि ये देखो ये मस्जिद परसों तक नहीं थी आज खड़ा हो गया, ये देखो मजार खड़ा हो गया। ये लोकल बता रहे हैं, लोकल यूथ बता रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि और ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से लगा हुआ भी नहीं है, बॉर्डर भी नहीं है उसका, फिर भी बांग्लादेशी बड़ी संख्या में वहां है। एक बात ये बताइए, एक आपने जी 1971 का जिक्र किया, 2011 का जिक्र किया, कांग्रेस शासन का जिक्र किया। अभी तो पेमा खांडू की सरकार है ना, बीजेपी 2016 से वहां पर है। वो क्या कर रहे हैं? अगर आम जनता को, युवाओं को सड़कों पर उतरकर ये बात बतानी पड़ रही है तो ये तो सरकार का फेलियर है। बिल्कुल। सरकार को नहीं पता सरकारी जमीन पर मजारें बन रही हैं अवैध। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बांग्लादेश का घुसपैठ बंगाल से तभी हटता है भाषणों में जब सिर्फ बंगाल में चुनाव होते हैं। दिल्ली से रोहिंग्या हटाओ मूवमेंट तभी शुरू होता है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं। समझिए इस बात को। मतलब अरुणाचल में चुनाव का वेट करें अब हम? आप कीजिए, राजनीति तो ऐसी ही चलती है इस देश में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस देश के 4 राज्य, और मुझे जो मैं आंकड़ा देख रहा था, ये हालांकि अश्विनी उपाध्याय का दिया हुआ आंकड़ा है, 53 जिले पूरी तरह बांग्लादेशियों के कब्जे में चले गए। 15 जिले आप बंगाल का ले लीजिए, जो भी पूरा इलाका है, वो आज अगर डिसाइड कर लेना, आज डिसाइड कर ले कि हम अलग देश की मांग करेंगे, तो कल को लोकल पुलिस प्रशासन नहीं संभाल पाएगा, आपको आर्मी और बीएसएफ की वहां ही जरूरत पड़ेगी, और वही जा भी सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिन आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं वो तो 2011 के हैं। 14 साल में क्या कुछ हुआ होगा? जब 2009 से 11 के बीच में इतनी संख्या बढ़ सकती है, तो 11 से और 25 तक तो बहुत डरावने वाला आंकड़ा हो सकता है, डरा देने वाला। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा सोचिए कि जिस अरुणाचल प्रदेश पे चाइना की नजर है, जो कि आज भी क्लेम करता है कि वो भारत का हिस्सा नहीं है, उस इलाके पे अगर एंटी इंडिया लोग रहना शुरू कर दे और उनकी आबादी ही सिर्फ रहे, तो आप क्या कर लोगे? कल को वही लोग अगर ये कह दे कि नहीं, हम भारत के हिस्से नहीं रहना चाहते, हम म्यांमार या पाकिस्तान, ये चाइना के हिस्से हैं, तो वो तो कंट्रोवर्शियल तुरंत कर देगा ना, और ये भी कह देगा कि वहां के लोकल लोगों की मांग है। देखिए, वो वहां के लोकल लोग मांग कर रहे हैं कि भारत के साथ नहीं रहना चाहते। ये तो होता ही है पंकज जी। हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि एक झुग्गी बना दी किसी ने खाली प्लॉट में, सरकारी जमीन पर, हमें कहां फर्क पड़ता है? फिर वो 2 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, फिर वो 10 साल से रह रहे हैं, और फिर जब उस पर कुछ बनना होगा और सरकार उस पर आएगी बुलडोजर लेकर, तो जी हम तो यहाँ 10-15 साल से रह रहे हैं, तो जी हमारा घर तोड़ दिया, तो सरकार विरोधी है। यही तो होता है। उनकी नजर वैसे जगहों पे रहती है जहां आमतौर पर डिस्कशन नहीं होता है। जैसे बंगाल के बारे में डिस्कशन होने लगा तो अब वहां नहीं रहेंगे। आपको पता है, मैं आपको एक आंकड़े दे रहा हूं, ये भी ऑफिशियल फिगर है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1.34% था, लेकिन अनऑफिशियल जो बताया जा रहा है कि 20 से 25% है आंध्र प्रदेश में। 5 साल में बढ़ा है। यह चंद्रबाबू नायडू की सरकार का दावा है। उसके बाद ये पंजाब में 10% था, और अब यह कहा गया है कि 30% क्रिश्चियन पॉपुलेशन हो गया। वो सारे पगड़ी लगा के घूम रहे हैं, लेकिन गले में क्रॉस लटका के भी घूम रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा चर्च पंजाब में बन रहा है, भारत का। हां, जालंधर में। इसी तरह पंजाब में मैंने बताया। उसके बाद आप साउथ इंडिया में जाइए, तमिलनाडु में, वहां पे यह कहा जा रहा है कि वहां तो खैर सरकार जो है मंदिरों को ही ऐसा कर रही है कि जैसे क्रिश्चियनों का हक है। स्टालिन की सरकार, स्टालिन खुद क्रिश्चियन है, उनका बेटा भी क्रिश्चियन है। उदयनिधि मारन जो है ना, जो कह रहा था ना कि सनातन एक एड्स या डेंगू है, वो खुद क्रिप्टो क्रिश्चियन है। ये विजय थलापति भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। क्रिप्टो क्रिश्चियन मतलब? क्रिप्टो मतलब कि नाम हिंदू नहीं, नाम हिंदू, पूर्वज हिंदू, लेकिन ईसाइयत अपना चुका है, लेकिन नाम नहीं बदला अपना। अच्छा, वैसे लोगों को कहते हैं। पता है, तमिलनाडु की सरकार ने जितने मंदिरों में दान का पैसा आ रहा था, नियम बना दिया कि वो सरकार का कंट्रोल रहेगा उस पे, और सरकार अपने अनुसार खर्च करेगी। तो आप बालाजी तिरुपति में दान दे रहे हैं, करोड़ों वो निकाल रहे हैं, और वो मिशनरी का कोई स्कूल बना रहे हैं या चर्च बना रहे हैं। एक जो मुरुगु स्वामी का मंदिर था, वहां एक पवित्र सरोवर था। तो ये स्टालिन को पसंद नहीं आया,
कि यहाँ पवित्र सरोवर है और हिंदू लोग वहां आके उसका जलार्पण करें, तो उन्होंने कह दिया कि उसको स्विमिंग पूल बनाएंगे और लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आके वहां स्विमिंग करेंगे, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। ये किया है। अगर इस देश के हिंदू नहीं जानते हैं तो उनकी गलती है, करने वाले अपना काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति खुलेआम स्टेज पे खड़ा होके आपके सनातन को एड्स कह सकता है, वो पीठ पीछे क्या नहीं कर सकता है। तो ये मैं पूरा भारत के बारे में बता रहा हूं। मैं जहां रहता हूं, जिस झारखंड में, यहां की हम उस इलाके की बात करते आ रहे हैं जहां संथाल परगना, जहां बांग्लादेशी हैं। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि यहां जो क्रिश्चियन कन्वर्सन है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रहे हैं, इतने पावरफुल हैं कि लोकल आदिवासी उनके डर से बोल नहीं पाएंगे, खास करके गुमला सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में। आप हिंदू नाम देख के आप जब अपनी आबादी जोड़ते हो ना, तो 80% आबादी कहते हो कि हम 80% है, लेकिन उस 80% में खुद को हिंदू मान कितने रहे, यह भी तो जरूरी है ना। आप अभी चलिए मेरे साथ, और उनका नाम रहेगा राम सेवक राम, लेकिन वो कहेंगे कि वो कहते हैं कि पिताजी को पूछते हैं। मैंने कहा ये पिताजी कौन है, तो बाद में बताया गया कि एक छोटा सा क्रिश्चियन टाइप का वो बना के रखा है। क्यों पता है क्यों उसने धर्म परिवर्तन किया? क्योंकि लोन पे एक इलेक्ट्रिक रिक्शा दिलवाया था, उससे उसका काम चल रहा है। ये मेरे आंख के सामने की बात है। तो आप खुशी में ये करते रहिए कि बस कि हम 80% हिंदू हैं, आधे तो मानते ही नहीं है खुद को। और जो बच गए, जो हिंदू हैं, पहले उनमें यह फैसला हो जाए कि कौन सी जाति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कास्ट भी तो सर्वश्रेष्ठ घोषित करना है ना, और कास्ट में भी सब कास्ट है। ठीक है। तो ये स्थिति है इस देश की। बार बार ये मैं एक बात बोलता हूं कि क्रिकेट के मैदान के अलावा और फौज के अलावा इस देश में हिंदुस्तानी है कौन? सब या तो जाट हैं, गुर्जर हैं, भूमियार हैं, राजपूत है, ब्राह्मण। बाकी हिंदू और हिंदुस्तानी कहां बच गए इस देश में? कभी सोचिएगा इस बारे में। बिल्कुल। और दर्शकों के हवाले भी ये खबर सोचिएगा आप भी, कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कैसे आप 80% तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 80% में से कितने आपके साथ हैं, कितने अपने आप को हिंदू मानते हैं, भी सोचने वाली बात है। मतलब जब हम बात करते हैं कि मुसलमान धर्मांतरण करा रही हैं, तो वहां पर कभी कभी जबरन वाला एंगल आ जाता है, लेकिन मिशनरीज तो लालच दे देकर करा रही हैं। और हमने बचपन से ये कहावत पढ़ी है कि लालच बुरी बला है। लालच के चक्कर में कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में अच्छे स्कूल में आप कन्वर्ट हो जा रहा है, क्रॉस लटका ले रहा है, तो कोई किसी और चक्कर में। लेकिन फिलहाल आपको समझना होगा कि अब तो नया ठिकाना अरुणाचल, आंध्र प्रदेश भी हम देख रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया आंकड़ों का, ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आएंगे, हो सकता है तब ये मुद्दा उठे, उससे पहले हमने इस पर चर्चा करने की कोशिश की है। शुक्रिया पंकज जी, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप बताइए इस खबर पर आपकी क्या राय है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ।